नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप BA संस्कृत ऑनर्स या BA संस्कृत माइनर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टॉपिक अगर संधि प्रकरण है, स्वर संधि है, तो आप इस वीडियो में आज जानेंगे स्वर संधि के बारे में, अच संधि के बारे में। तो किस प्रकार से हम संधि से रिलेटेड टॉपिक को पूरा करके अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से प्रश्नों को हल कर पाएँ, वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम स्वर संधि को देखेंगे, स्वर संधि के भेद को देखेंगे और उसके उदाहरण को भी देखेंगे। इससे पहले हमने वीडियो जो बनाया था उसमें आपको संधि के बारे में बतलाया था और संधि के भेद को बतलाया था। संधि के भेद में ही स्वर संधि को पढ़ना, इसी कारण स्वर संधि एक अलग टॉपिक है। अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, उनका जो सिलेबस है 2023 के बाद नया शिक्षा नीति लागू होने के बाद पूरी तरह से चेंज हो गया। चेंजिंग के साथ उनका सिलेबस एक जैसा हो गया और उनका बुक भी एक जैसा हो गया। यह वीडियो एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्वर संधि अर्थात अच संधि रहने वाला है। स्वर संधि में हम सबसे पहले स्वर संधि को देखेंगे, उसके बाद फिर स्वर संधि के भेद को देखेंगे, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। आज हम 3 ही भेद को देख पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम यन अयादि संधि को अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फिर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को भी हम बारी बारी से करके देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है हमको संधि क्यों पढ़ना है? संधि पढ़ के हम करेंगे क्या? अगर आप किसी भी प्रकार का लेख लिखते हैं या किसी भी प्रकार का आप आंसर राइटिंग करते हैं, एग्जामिनेशन में आप आंसर लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर या किसी भी विषय पर, या आप परिभाषा लिखते हैं, तो उसमें अगर आप एक शब्द को आप बार बार उपयोग करते हैं, जैसे हाथियों का राजा, इस प्रकार से, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। उसके जगह पर आप गजेंद्र लिख सकते हैं, नरेंद्र लिख सकते हैं, नरों का राजा, नरों का इंद्र, नरेंद्र। किसी भी चीज़ को अच्छा दिखलाने के लिए संधि का उपयोग किया जाता है। संधि का उपयोग करने से लेख सुंदर लगता है देखने में। जैसे हाथियों का राजा आप लिखते हैं तो हाथियों का राजा का ये नाम था, हाथियों का राजा ऐसे, तो उसके जगह पर आप गजेंद्र का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे पता चलता है कि हाँ, गजेंद्र अर्थात हाथियों का राजा है। जैसे आप विद्यार्थी, विद्या जो अध्ययन करता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। अब लंबा चौड़ा तो नहीं लिखेंगे, जो विद्या अध्ययन करता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इसीलिए हम संधि का उपयोग करते हैं। तो संधि को हम देख सकते हैं और शब्दों को बढ़िया बनाने के लिए हम, और शब्दों का अच्छा दिखलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हम बात करते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि होता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है स्वर संधि कहते हैं किसे? स्वर अर्थात स्वर वर्ण। स्वर का क्या अर्थ है, संधि का क्या मतलब है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो स्वर अर्थात स्वर वर्ण, अच वर्ण। स्वर वर्ण अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है स्वर वर्ण है। इन्हीं में ही संधि होगा। दो वर्णों का मेल या मिलन को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर गज और इंद्र दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना दिया, यहाँ पर गजेंद्र। इसको और बढ़िया से देखने के लिए हम उदाहरण पे आते हैं। सबसे पहले तो संधि के 3 प्रकार के भेद होते हैं। स्वर संधि होते हैं जिसको हम अच बोलते हैं, व्यंजन संधि होते हैं जिसको हम हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि होता है जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं स्वर संधि का डिटेल में जाकर के, क्योंकि हमको आज पढ़ना है स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है, स्वर संधि को हम कैसे पहचान पाए कि यह स्वर संधि है, और स्वर संधि को क्यों हम पढ़े वो भी जानेंगे। दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वर वर्ण अर्थात अ से लेकर के अ तक जितने भी वर्ण हैं, अगर उनका अ से लेकर के अ का ही मिलन, परस्पर मेल उन्हीं स्वर वर्णों के साथ हो जाए तो उसे हम स्वर
संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि सामान्य कोटि का अगर स्वर वर्ण रहे, अगर उसका मिलन हो जाए स्वर वर्ण के साथ तो वह दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो उसको हम देखेंगे। जैसे पुस्तक और आलय, पुस्तकालय, पहले वह पुस्तक था और जगह था, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पुस्तकालय बन गया। पुस्तक रखने वाली जगह को हम पुस्तकालय कहते हैं। यहाँ पर हम बार बार तो नहीं लिखेंगे कि पुस्तक रखने वाली जगह, पुस्तक रखने वाली जगह, उसके जगह पर हम एक बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पुस्तकालय। देव जोर इंद्र, देवेंद्र, देवताओं का इंद्र अर्थात देवताओं का राजा देवेंद्र कहते हैं। अब बार बार तो नहीं बोलेंगे देवताओं का इंद्र, देवताओं का राजा, उसके जगह पर हम देवेंद्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी कारण संधि का उपयोग किया जाता है और संधि का उपयोग से शब्द का एक ऐसा रूप बनता है, लेख का एक ऐसा रूप बनता है कि वह पढ़ने में, देखने में और बोलने में अच्छा लगता है। वन जो औषधि, वन औषधि, वन में पाए जाने वाले औषधि को हम वन औषधि कहते हैं। अब बार बार तुम नहीं बोलेंगे वन में पाए जाने वाले औषधि, उसके जगह पर हम छोटा सा वर्ड यूज करेंगे वन औषधि। इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे संधि क्यों पढ़ना जरूरी है। मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर का उपयोग करके आपको दिखलाने का कोशिश किया है कि संधि कहते हैं किसे और यहाँ पर कौन कौन से शब्दों का मिलन हो रहा है। अब हम और डिटेल में जा करके देखते हैं संधि। अगर आप यहाँ तक भी नहीं समझ पाए तो मैं इससे और उदाहरण देकर के समझाने का कोशिश करता हूँ। स्वर वर्ण अर्थात अ से लेकर के अ तक, अ आ ई उ री ली ए ऐ ओ औ अन औही तक हम देखेंगे, क्योंकि अन अह जो है वह विसर्ग के अंतर्गत चला जाएगा। तो अ से लेकर के औ के साथ स्वर वर्ण, अ से लेकर के औ के मिलन के बाद स्वर वर्ण बनता है। अर्थात स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, पुस्तक में आलय जब जुड़ जाएगा तो पुस्तकालय बन जाएगा। उसके बाद फिर देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, पहले देवता था, जब वह इंद्र की गुण को लाया, राजा का गुण को लाया, तो वह देवताओं का राजा बन गया। इसी कारण संधि का उपयोग होता है, स्वर संधि का उपयोग होता है। वन जोड़ औषधि, वन औषधि, वन में पाए जाने वाला दवा, उससे हम क्या कहते हैं? वन औषधि। हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः स्वर संधि के 5 ही भेद होते हैं। ऐसे तो 8 होते हैं। पररूप और पूर्व रूप संधि भी होते हैं। एक प्रकृति भाव भी संधि होता है। हम उसे ना देख करके छोटा मोटा तरह से उसे देखेंगे। हम सबसे पहला जो होता है दीर्घ संधि होता है, फिर गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, अयादि संधि होता है। यही 5 संधि को हमको स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ना है और बारी बारी से करके हम देखेंगे। आज हम दीर्घ संधि को देखेंगे, गुण संधि को देखेंगे, वृद्धि संधि को देखेंगे। आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री हरसरी दीर्घरी, ली ए ऐ ओ औ। शब्द में इन्हीं वर्णों का मेल या विच्छेद होता है। जितने भी शब्द होते हैं अगर उनमें स्वर वर्ण दिख जाए अंतिम या पहले में तो उनका मिलन होता है या विच्छेद होता है। यही संधि को दिखलाने का काम करेंगे, स्वर संधि को दिखलाने का काम करेंगे। जहाँ भी स्वर संधि का बात हो वहाँ पर स्वर वर्ण का बात होगा ही होगा। जब भी मेल होगा तो स्वर वर्ण का मेल होगा। अब हम देखते हैं संस्कृत में स्वर संधि के भेदों का क्या नाम है और उसे क्या बोला जाता है, क्योंकि आपको सूत्रों के नाम से प्रश्न पूछा जाएगा, सूत्र के नाम से आपको प्रश्न दिया जाएगा। दीर्घ स्वर संधि को कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घः। गुण संधि को कहते हैं गुण स्वर संधि को हम कहते हैं अदगुणः, आदगुणः। वृद्धि स्वर संधि को कहते हैं वृद्धिरेचि। यन स्वर संधि को कहते हैं इको यंची। अयादि स्वर संधि को कहते हैं एचो यबावयबावः। एक पर रूप होता है, एक पूर्व रूप संधि होता है। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है संस्कृत में या हिंदी में, तो इसे हम नहीं देखेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। अब बारी बारी से करके हम इनके भेदों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि का। अकह सवर्णे दीर्घः। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, डेफिनेशन रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा ट्रिक बतला दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। अकह अर्थात अकह एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार वाला वीडियो मैंने
संज्ञा प्रकरण में बना दिया, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। अ का एक प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ री और दीर्घ लृ, इस प्रकार से जो वर्ण होते हैं अगर उनके बाद उसी उच्चारण स्थान का कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण अर्थात आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री और लृ आता है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ अर्थात आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और लृ हो जाता है। दीर्घ का लृ का कोई भी दीर्घ नहीं होता। यहाँ पर याद रखिएगा, लृ का किसी प्रकार का कोई भी दीर्घ नहीं होता। जो भी होता है अ होता है जो दीर्घ, आ का दीर्घ हो जाएगा, ई का भी दीर्घ हो जाएगा, उ का भी दीर्घ हो जाएगा, री का भी दीर्घ हो जाएगा, पर लृ का दीर्घ नहीं होगा। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, लृ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, उ, री और लृ आए तो उसके जगह पर आ, दीर्घ री, दीर्घ उ और लृ हो जाता है। अब इसको हम कैसे समझे, तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। आ जोड़ आ हो जाएगा, आ जोड़ आ हो जाएगा, आ जोड़ आ हो जाएगा, आ जोड़ आ हो जाएगा। यहाँ पर जो कहने वाला बात है, या आ के बाद आ या आ के बाद आ या आ आए तो वहाँ पर आ हो जाएगा। यहाँ पर आ रहे चाहे आ रहे, दोनों को मिलने से आ ही बनता है। उसी प्रकार से हर्षाई या दीर्घाई रहे और उसके बाद हर्षाई या दीर्घाई रहे तो वहाँ पर दोनों के मिलने से दीर्घ ई ही बनता है। क्या बनता है? दीर्घ ही बनता है। दीर्घ दीर्घ। अब ऊ को देख लेते हैं। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ रहे तो दोनों को मिलने से ही दीर्घ ऊ का मिलन होता है। यहाँ पर कहने वाला एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दीर्घ संधि को देख रहे हैं तो ह्रस्व या दीर्घ रहे, उसके बाद यह ह्रस्व या दीर्घ रहे, दोनों को मिलने से एक बड़ा अर्थात दीर्घ ही बनता है। अब इसको और बढ़िया समझने के लिए उसके उदाहरण को देखेंगे। उसी प्रकार से री में भी होता है, ह्रस्व या दीर्घ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ री रहे तो वहाँ पर दीर्घ री ही बनता है और लृ का लृ ही होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण को हम देख लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा हमको समझ में आ जाएगा। देव जोर आलय, देवालय। यहाँ पर देव के ब के अंत में आ छुपा हुआ है और आलय के पहले आ है, तो दोनों मिलकर के आ बना दिया। तो यहाँ पर एक नए शब्द का निर्माण हो गया, देवालय का। सस जोर अंक का, शशांक का। सस के सा के अंत में आ है और अंक के अंत में आ है, तो दोनों मिलकर के आ बना दिया। इसी प्रकार से आ या आ के बाद आ या आ रहे तो वहाँ पर आ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। याद रखिएगा। रवि जोर इंद्र, रविंद्र। यहाँ पर रवि के अंत में, रवि के ब में ई जुड़ा हुआ है और इंद्र का जो पहला शब्द है ई है, वर्ण है जो हमारा ई है। दोनों को मिल करके हम बोल सकते हैं कि ई का निर्माण हुआ है, दीर्घ ई का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर रविंद्र बन गया। इसी प्रकार से कपीस है, कपी जोर ईश, कपीशः। गौरी जोर ईशा, गौरीशा। मही जोर इंद्र, महींद्र। भानु जोर उदय, भानुदय। लघु जोर उर्मी, लघुर्मी। बधु जोर ऊर्ध्वम, बधुर्ध्वम। बधु जोर उत्सव, बधुत्सव। पिता जोर ऋण, पितृण। तो मैं इसको और अच्छी तरह से बतलाने का कोशिश करूंगा। आप बस इतना याद रखिए, बनेगा दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ ही वर्ण बनेगा। आ बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, दीर्घ उ बनेगा, दीर्घ री बनेगा और दीर्घ लृ बनेगा। इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। विद्या जोर आलय, विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी। अब इसको हम देख लिए, इसके बाद हम गुण संधि को देखने का प्रयास करते हैं। अब गुण संधि को हम संस्कृत में कहते हैं गुण स्वर संधि आद गुण। इसका सूत्र का नाम है आद गुण। जहाँ पर भी आद गुण आ जाए वहाँ पर आप समझ लीजिएगा यह गुण स्वर संधि है। अब गुण स्वर संधि को पहचानने का एक विशेष नियम है जिसको मैं डेफिनेशन से हट करके बतलाऊंगा। यदि आ या आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री और लृ में से कोई भी एक वर्ण आता है तो
पर्व, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों को मिलाकर उसके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, आर और अल हो जाता है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए और लिरी आ जाए तो उनके जगह पर क्रमशः ए, ओ, आर और अल हो जाता है। जैसे आ जोर ई ए, आ जोर उ ओ, आ जोर री अर, आ जोर लिरी अल, यह गुण को दिखलाता है। गुण संधि अर्थात कुछ अलग आ जाए, कुछ अलग आ जाए। जैसे आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई के मिलने के बाद वहाँ पर एक अलग प्रकार का वर्ण का उत्पत्ति हुआ, पर वह स्वर वर्ण ही है, वहाँ पर ए का उत्पत्ति हुआ। अब स्वर गुण संधि को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जानने का बात यह है कि अगर कहीं भी गुण संधि हो तो एक छोटे शब्द को वह गुण युक्त बना देता है, गुणवान बना देता है, वह ऐसा बना देता है कि वह गुण युक्त हो जाता है, उसके पास विशेष गुण आ जाता है। जैसे कि एक हाथी है, सामान्य हाथी है, अगर उसके अंदर राजा का नेतृत्व करता गुण आ जाए तो वह गजेंद्र बन जाएगा, ऐरावत बन जाएगा, राजा का हाथी बन जाएगा या हाथियों का राजा बन जाएगा। तो मेरे मित्र यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। एक सामान्य हाथी जब राजा का गुण प्राप्त कर लिया, इंद्र का गुण प्राप्त कर लिया तो वह गजेंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? गजेंद्र बन जाता है, हाथियों का राजा बन जाता है। तो यही तो है गुण संधि। गुण संधि अर्थात किसी भी शब्द को गुण युक्त बना देता है। अगर आप शब्द में गुण युक्त शब्दों का प्रयोग करिएगा तो इस प्रकार से आप दिखला सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथियों का राजा बार बार आप लिखिएगा, उसके जगह पर आप गजेंद्र लिख सकते हैं, उससे शब्द आपको बढ़िया लगेगा देखने में। अब उदाहरण को हम देखने से पहले इसके शब्दों को देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ण मिल करके क्या बनाएंगे। पहला जो हमारा है आज और ई मिल करके ए बनाएंगे, आज और दीर्घ ई मिल करके ए बनाएंगे, आज और ई मिल करके ए बनाएंगे, आज और दीर्घ ई मिल करके ए बनाएंगे। उसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ रहे तो वहाँ पर ओ बनेगा, आज और ह्रस्व उ ओ, आज और दीर्घ उ, वहाँ पर ओ बनेगा। उसी प्रकार से आ में भी हो जाएगा। तो आ के साथ या आ के साथ उ का मिलन होता है तो वहाँ पर ओ बनता है। आ के साथ अगर ई का मिलन होता है तो ए का निर्माण होता है। आ के साथ अगर री को हम मिला दें या दोनों का मिलन होता है तो वहाँ पर अर का होता है निर्माण। या ह्रस्व या दीर्घ रहे या आ रहे वहाँ पर अर का ही निर्माण होगा। उसी प्रकार से आज और लिरी का मिलन होता है तो वहाँ पर अल बन जाता है। लिरी का किसी भी प्रकार का दीर्घ नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा, आज और लिरी अल हो जाता है। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। रामाज और इंद्र रमेंद्र, रमा का आ और इंद्र का ई दोनों मिल करके ए बना दिया तो यहाँ पर रमेंद्र। उसी प्रकार से नरज और ईशा नरेशा, सूर्य और उदय सूर्योदय, गंगा जोड़ उदकम गंगोदकम, नव जोड़ ऊढ़ा नवोढ़ा, रंभज और उड़ू रंभोरु, देवजोर ऋषि देवऋषि, महाजोर ऋषि महर्षि, तब जोर लृकारः तब लकारः। और एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है नरजोर इंद्र नरेंद्र। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। महाजोर ईशा महेश। अब उदाहरण मैंने इतने दिए हैं कि आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद भी मैं डिटेल में जा कर के आपको ज़रूर बतलाऊंगा जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। इससे आपको क्लियर उतना नहीं हुआ होगा, पर जब प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो इसके बाद आप लोग को एकदम रट्टा हो जाएगा, एकदम 100% याद हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अब वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि को देखने के बाद यह वीडियो खत्म हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि को हम वृद्धि रेची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि रेची। आ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों को मिलाकर ए बन जाता है। आ या आ के बाद यदि ए या ए रहे तो दोनों को मिलाकर के ए बन जाता है। तथा आ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों को मिला करके औ बन जाता है। आ जोर ए, आ जोर ए, आ जोर ओ, औ, आ जोर औ, औ। यहाँ पर यही है। वृद्धि संधि में दो चोटी होता है। गुण संधि में देख लीजिए, यहाँ पर गुण संधि को मैं दिखला देता हूँ। गुण संधि में यहाँ पर नरेश में एक चोटी, गंगा में एक चोटी,
नवोढ़ा में एक चोटी, उस प्रकार से आप देख सकते हैं एक चोटी। यहाँ पर नरेंद्र में एक चोटी, महेश में एक चोटी, पर वृद्धि में दो चोटी पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोई ऐसे शब्द नहीं होंगे, यहाँ पर दो चोटी। ए ऐ, उदाहरण इसके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। वृद्धि संधि के द्वारा शब्दों की वृद्धि हो जाती है और उसकी महत्वता अधिक बढ़ जाती है। वहाँ पर एक शब्द का अलग तरह का महत्व हो जाता है, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आज और ए ऐ, आज और ऐ, आज और ए ऐ, आज और ए ऐ, और आज और ओ औ, आज और औ, आज और ओ औ, आज और औ। यहाँ पर ए और ऐ बनता है, यहाँ पर याद रखिए ऐ और औ बनता है। क्या बनता है? वृद्धि में ऐ और औ बनता है। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो यहाँ पर ऐ का निर्माण होगा। यदि आ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। यहाँ पर दो चोटी, औ में दो चोटी, ऐ में भी दो चोटी होता है। तो इसके उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। एक जोड़ एकम, एक कम, एक के का में आ छुपा हुआ है, आ जोड़ ए ऐ, क्या बन गया? ऐ बन गया। यहाँ पर सदा जोड़ एब, सदैव। यहाँ पर क्या में दो चोटी है, दै में दो चोटी है, परम जोड़ ऐश्वर्यम, परमेश्वर्यम, महाजोड़ ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, वन जोड़ औषधि, वनौषधि, महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। यहाँ पर सभी जगह आप देख सकते हैं दो चोटी है। परमेश्वर्यम में मैं जो है वहाँ पर भी दो चोटी, वनौषधि में भी, नौ में भी दो चोटी है, महाओजस्वी में भी ह जो है वहाँ पर भी दो चोटी है, महेश्वर्यम में भी है जो है वहाँ पर भी दो चोटी है, और ऊपर में भी सदैव में भी दो चोटी है, एकैक में भी दो चोटी है। यहाँ पर एकैक अर्थात एक और एक, सदैव मतलब सदा ही, परमेश्वर्य मतलब बहुत ही ऐश्वर्य। यहाँ पर शब्द की वृद्धि हो गई, शब्द बढ़ गया। पहले शब्द ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है, छोटा शब्द है, पर उसका वृद्धि हो गया, वह उसको बढ़ा चढ़ा करके अब हम बोल सकते हैं। यही है हमारा वृद्धि संधि। आज के इस वीडियो में इतना ही बस। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ना भी पसंद आया होगा तो जब इसके हम प्रैक्टिस को देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य, सर्वत्र संस्कृत, सहज संस्कृत, सर्वत्र संस्कृत, सहज संस्कृत। नमो नमः।